हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 का तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, पहले लेक्चर में हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये 3 टॉपिक पढ़े थे। उसके बाद दूसरे लेक्चर में इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे टोटल आ गए हैं। अब स्टार्ट कर दिया लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। एक तो ये टॉपिक पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच में रिलेशन। चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव या विद्युत द्विध्रुव, एक ही बात है, विद्युत द्विध्रुव कारण विभव। देखो, जैसा कि मैंने बता दिया है कि विभव एक अदिश राशि होती है, इसी वजह से यह सरल होता है। जबकि वैद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ी है, उसमें 3 टॉपिक हुआ करते थे, अक्ष पर, निरक्ष पर और एक तिर्यक बिंदु पर। लेकिन यहां पर अक्ष निरक्ष का कोई चक्कर नहीं है, सीधा ही तिर्यक बिंदु पर निकल जाएगी। एंगल बदल के हम अक्ष और निरक्ष भी कर सकते हैं। तो मैं अक्ष पे और निरक्ष पे अलग अलग निकाल के नहीं बताऊंगा। अगर तुमको निकालना है तो सेम उसी मेथड से विभव का फॉर्मूला Q/R लगा दो, उसी मेथड से निकल जाएगा। बट इसमें मैं सीधा तिर्यक बिंदु के लिए निकाल के बताऊंगा और उसमें एंगल चेंज करके अक्ष और निरक्ष के लिए निकाला जा सकता है, जो मैं तरीका बता दूंगा। तो देखो, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो सबसे पहले इसमें कुछ मानना पड़ेगा, जो मैं मान लेता हूं। देखो, माना ऐसा मान लेते हैं कि माना एक द्विध्रुव है, माना एक द्विध्रुव AB है, A पे -Q चार्ज है और B पे +Q चार्ज है, ठीक है, जिसकी लंबाई अब देखो D मानोगे तो D/2 आधी आधी हो जाएगी, 2D मानोगे तो DD हो जाएगी। तो जैसे मानना वैसे मान लेना, तुम्हारी इच्छा है। जिसकी लंबाई D है, मैं D से करा रहा हूं, जिसकी लंबाई कितनी है D। इसका मध्य बिंदु बोल रहा हूं, लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु कौन सा है O। तो देखो, तथा जिसका मध्य बिंदु O है तथा O से R, थीटा पर, O से R, थीटा पर कोई बिंदु, O से R, थीटा पर कोई बिंदु P है, जहां विभव ज्ञात करना है या निकालना है। तो देखो, सबसे पहले एक द्विध्रुव लेते हैं। तो यहां पे मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा इसका। एक द्विध्रुव ले लिया मैंने, ये द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या होता है? जिसमें परिमाण में समान और विपरीत, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे हों, तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है। अब इसका ये वाला बिंदु है A और ये वाला बिंदु है B। इसका मध्य बिंदु हमने क्या लिया है? O। पूरे की लंबाई कितनी है? D। तो आधी आधी लंबाई OA और OB कितनी हो जाएंगी? ये वाली लंबाई हो जाएगी D/2। चलो मैं डायरेक्ट लगा D/2 और इधर वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी? D/2। क्लियर है? अब इसके मध्य बिंदु से R, थीटा पर कोई बिंदु P है। यहां कोई बिंदु मैं P मान लेता हूं। R, थीटा का मतलब यह है कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर है यह बिंदु, और यहां x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बना रहा है। इसका मतलब यह है, अगर तुम R, थीटा इधर लेते हो तो वो थीटा नहीं होगा, ठीक है, वो होगा 180 - थीटा, क्योंकि थीटा फिर ये है, तो हमें लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो ये कितना बचा? 180 - थीटा। अब देखो, इसको मैं P बिंदु पर जो विभव होगा ना, वो कौन कौन से आवेश की वजह से होगा? एक विभव तो होगा -Q की वजह से, और दूसरा विभव होगा ये V1, और इसकी वजह से विभव होगा V2 +Q की वजह से। तो एक -Q की वजह से, एक +Q की वजह से। अगर किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी जगह पर विभव निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। तरीका ये है Q/R। बट हमको यहां से विभव निकालना है तो ये दूरी पता होनी चाहिए, और यहां से विभव निकालना है तो ये दूरी भी हमको पता होनी चाहिए।
ठीक है, ये दोनों दूरियां पता होनी चाहिए, जो कि पता नहीं है, लेकिन हम पता लगा सकते हैं ज्योमेट्री से। देखो पता लगाते हैं, चलो पता लगाते हैं। पता लगाने के लिए इसको मैं R1 मान लेता हूं, और ऐसा मैंने माना है, ध्यान रखना। इस वाली डिस्टेंस को मैं R2 मान लेता हूं, माना कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, R2। अब देखो इसको मैं पीछे बढ़ाता हूं, इसको पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ा दिया, और इससे ध्यान से देख लेना एक एक चीज। इधर से A से इस पर लंब डालता हूं। लंब डालने का मतलब है ये वाला एंगल 90 डिग्री कर दिया मैंने, लंब डाल दिया। लंब का नाम दे दिया मैंने AM, AM लंब डाल दिया। और B बिंदु से भी इसके सामने वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं। ये वाला भी लंब डाल दिया मैंने, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90, टोटल 180 है। ये वाली भुजा जो है ना कंप्लीट, ये वाली भुजा कितनी है, R, यहां से लेके R है, और इस बिंदु को मैं N नाम दे देता हूं। डायग्राम समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, मध्य बिंदु से R को मैं थीटा P बिंदु लिया। अब P बिंदु को A और B से मिला दिया, A को थोड़ा सा OP को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, A से लंब डाल दिया, और ये ऑलरेडी बड़ी है तो इस पर यहीं से हम लंब डाल देंगे, यहीं से डल जाएगा। यहां OP पे हम डायरेक्ट बिना बढ़ाए लंब नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां से लंब डलेगा ही नहीं, यहां से 90 डिग्री से ऊपर आएगा एंगल, आगे बढ़ाने के बाद ही इस पर लंब डाला जा सकता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब समझो एक चीज, सबसे पहले समझो कि अगर मान के चलो ये बिंदु है P, और यहां से ऐसे दो रेखाएं जा रही हैं, ऐसे दो रेखाएं जा रही हैं ऐसे, ठीक है, और मैं इस वाली से इस वाली पे लंब डालूं, ऐसे लंब डाल दिया, तो कभी भी ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि 90 के सामने वाली कर्ण होती है, 90 के सामने वाली क्या होती है, कर्ण, और ये क्या है, आधार या लंब। तुम्हारे मन में अभी ये सवाल आएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तुम्हारे मन में सवाल आएगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, ये भुजा और ये भुजा कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहां पे इन दोनों के बीच की दूरी ये है, इसको मैं x मान लेता हूं। अगर इस x का मान नगण्य हो, x का मान कैसा हो, नगण्य हो, नगण्य यानी कि बिल्कुल बहुत कम हो, मतलब यह है कि ये दोनों भुजाएं ऐसे हो, ऐसे बिल्कुल पास पास आए, तो अब अगर मैं इससे इस पर लंब डालूंगा ना तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। मतलब यह है कि ये P बिंदु है, यहां से एक भुजा ऐसे जा रही है, दूसरी बिल्कुल ऐसे जा रही है, अगर मैं यहां से इस पर लंब डालूंगा तो अब ये भुजाएं लगभग बराबर होंगी। एग्जैक्ट बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती, वो तो रूल है भाई। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं कैसे बराबर हो सकती हैं, मतलब कर्ण किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं हो सकता, लंब और आधार तो बराबर फिर भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर 90 के सामने वाला कर्ण आता है, तो ये अगर इनके बीच का गैप नगण्य है तो ये लगभग कैसी हो सकती हैं, समान। लगभग कैसे ले सकते हैं इनको, समान। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमको यहां पे लगाना है। अच्छा मुझे बताओ यहां पे नगण्य दूरी कहां है भाई, AB क्या है, दो ध्रुव के बीच की दूरी। दो ध्रुव की परिभाषा क्या है, जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश नगण्य दूरी पे अल्प दूरी पर हो, नगण्य दूरी है अल्प दूरी पर हो, तो उसे द्विध्रुव कहते हैं। जबकि ये दोनों के बीच की जो दूरी है ये तो नगण्य से भी आधी है, तो और भी कम हो गई, तो ये जो O से लेके A तक की डिस्टेंस है ना d/2, ये नगण्य है। कैसी है ये, नगण्य। तो ऐसी स्थिति में A से लेके M तक की डिस्टेंस भी बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, और ये नगण्य होगी तो सेम ये स्थिति आ जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। मतलब ये जो भुजा है ना, ये पूरी भुजा कौन सी, AP लगभग बराबर हो जाएगी MP के। सही है, AP लगभग बराबर किसके हो जाएगी, MP के। इधर क्या होगा, यहां पे देखो ऐसे ही, अगर ये वाली दूरी नगण्य है BN, और ये नगण्य है क्योंकि ये वाली दूरी नगण्य है, ये नगण्य है, तो ये दोनों भुजाएं समान हो जाएंगी, मतलब NP बराबर हो जाएगी BP। अब इसको मिटा दूं इस चीज को, अगर समझ में नहीं आया हो तो रिवर्स करके वापस देख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो कौन किसके बराबर है या लगभग बराबर है उसको मैं लिखता हूं। तो देखो यहां हमको कौन कौन सी भुजाएं चाहिए, R1 और R2, मतलब AP और BP भुजाएं चाहिए। इनका मान निकालने के लिए हमने ये जो भी लंब वम डाले इसके लिए हमने किया है ये सब। यहां पर
AP लगभग बराबर है, AP लगभग बराबर है किसके। चलो इसको करने से पहले एक चीज और मैं निकाल लेता हूं, जिससे कि सीधा मान रख के इसको आगे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। देखो एक त्रिभुज ले लो, छोटा वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज AMO, त्रिभुज AMO, ये त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला ये कर्ण है, 90 के सामने वाला क्या है, कर्ण। अगर मैं ये वाली भुजा जब इसके बराबर होगी तो मुझे पूरी भुजा की जरूरत पड़ेगी, यहां से यहां तक तो मुझे पता है कितनी है R, बस इसकी और जरूरत पड़ेगी, तो ये और निकालनी है OM। OM एक्चुअल में है क्या, ये कोण थीटा है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और तीसरी भुजा क्या बची, आधार। ये कर्ण है तो ये क्या है, आधार। तो आधार और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, कॉस। इसमें कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है इसमें, OM, अपॉन में कर्ण कौन सा है, OA। तो यहां से OM बराबर आ जाएगा d/2 cos थीटा। ये OM का मान सब पता चल गया। इसी तरीके से अगर मैं ON निकालूंगा तो ये भी सेम d/2 आएगा। कौन से त्रिभुज से निकलेगा बताओ, त्रिभुज कौन सा, OBN, त्रिभुज OBN से, OBN। इस वाले त्रिभुज से मैं क्या निकाल सकता हूं, ON बराबर आ जाएगा, ये बराबर है ना कि लगभग बराबर, d/2 cos थीटा, सेम ही आएगा। निकाल के देख लेना सेम मेथड लगा के। OM और ON मुझे पता चल चुके हैं। अब मैं चलता हूं, एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, R1 और R2 चाहिए, तो उसकी तरफ मैं चलता हूं। देखो सबसे पहले तो यहां AP लगभग बराबर होगा, यहां AP लगभग बराबर होगा MP के, AP लगभग बराबर होगा किसके, MP के। और MP क्या है, M ये पॉइंट है, P ये पॉइंट है। MP को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकता हूं, OM प्लस OP, OM प्लस OP। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं O, या ऐसे लिख लो MO, या OM लिख लो, OM प्लस OP। क्लियर है। तो AP बराबर क्या है, AP बराबर क्या है, R1, इसको मैं लिख देता हूं R1 बराबर OM कितना है, OM ये रहा d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा, प्लस OP कितना है, O से लेके P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, प्लस स्मॉल r। तो ये तो पता चल गई मुझे R1 की वैल्यू, R1 का मान पता चल गया। इसी प्रकार जो BP है वो किसके बराबर है, NP के। इसी प्रकार BP लगभग बराबर होगा NP के, BP लगभग बराबर किसके होगा, NP के। क्लियर है। NP ये वाली डिस्टेंस है। अच्छा यहां पे एक छोटी सी दिक्कत है, ये वाली भुजा मुझे पता है और पूरी मुझे पता है। भाई मुझे ON पता है और कंप्लीट पता है, और मुझे ये वाली चाहिए। कैसे निकालूं, पूरी में से इसको घटा दो, आ जाएगी। तो NP को मैं क्या लिख सकता हूं, NP को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, NP बराबर, NP हो जाएगा OP माइनस ON। क्लियर है। NP अगर मुझे निकालना है तो OP माइनस ON, ये आ गया। चलो इसका मान लिखो, मान लिखेंगे तो कितना, OP कितना है, d/2 cos थीटा, सॉरी OP है R माइनस d/2 cos थीटा। ये इस तरीके से मुझे वैल्यू पता चल जाती है। ये किसका मान है, R2 का। तो R2 बराबर R माइनस d/2 cos थीटा। ये R1 पता चल गया और ये R2 पता चल गया। इधर देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, बराबर R प्लस d/2 cos थीटा। तो R प्लस d/2 cos थीटा, ऐसे लिख लेना इसको। ठीक है, एक ही बात है वैसे तो, पर फिर भी लिख लेना बाद में, जिससे कि डाउट तुमको ना रहे। चलो R1 R2 पता चल गए। अब हम चलते हैं अपना बेसिक टॉपिक की तरफ। इस जगह पे जो कुल विभव होगा वो इसकी वजह से होगा प्लस इसकी वजह से होगा। माना P पर माइनस Q एवं प्लस Q के कारण विभव V1 व V2 है। अतः P पर कुल
विभव कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। अच्छा V1 किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से, V2 किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से। तो V1 का मान आएगा K क्यू की जगह माइनस क्यू, K माइनस क्यू अपॉन में दूरी कितनी है इसकी R1, अपॉन में R1 प्लस V2 की वजह से कितना K क्यू, सॉरी प्लस क्यू की वजह से V2 बराबर कितना K क्यू अपॉन में R2। अब R1 R2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा V बराबर, यहां से K क्यू मैं बाहर ले लेता हूं, K क्यू बाहर लिया तो क्या बचा, K क्यू बाहर लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। क्लियर है बात। ये कैसे आया भाई, ये पॉजिटिव है पहले लिख दिया, ये माइनस का है बाद में लिख देंगे, माइनस कहां से आया, ये वाला माइनस छोड़ दिया है मैंने अंदर, तो V बराबर इतना आया। इसको डालो समीकरण नंबर, कुछ मत डालो वैसे तो सीधा R1 R2 का मान लिखने पर, R1 व R2 का मान रखने पर इसमें R1 और R2 का मान लिखो और इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलो कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूं, देखो। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह ज्यादा की जरूरत, पहले इसको यहां तक उतारो, ज्यादा जगह की इसमें जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, डायग्राम की अब कोई जरूरत नहीं है, बस जो काम था इसका हो गया, डायग्राम मिटा दिया। देखो मान लिखो तो क्या आएगा, V बराबर के क्यू 1 अपॉन R2 का मान कितना है R2, 1 अपॉन में R2 का मान ये रहा R माइनस dy2 कॉस थीटा, और बीच में प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह है, माइनस 1 अपॉन R1 कितना है R प्लस dy2 कॉस थीटा, ये हमने लिखा। अब V बराबर के क्यू, देखो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, दोनों में कुछ सेम तो है नहीं, तो एलसीएम दोनों के दोनों आ जाएंगे एक साथ, और दोनों के दोनों एलसीएम कैसे लिखेंगे, देखो इधर वाले को पहले लिखो R माइनस dy2 कॉस थीटा इंटू इधर क्या आएगा R प्लस dy2 कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा R प्लस dy2 कॉस थीटा माइनस, अब देखो माइनस का चिन्ह है तो यहां पे ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, इधर क्या आएगा R माइनस dy2 कॉस थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया है मैंने। अगर तुम इतने समझदार हो कि ये माइनस कर दो ये प्लस कर दो तो मत लगाना, और नहीं हो तो चुपचाप लगा लेना। के क्यू, देखो अब सबसे पहले नीचे वाले को सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं मैं, दिमाग लगा के बताना मुझे। यहां पे क्या है, ये तो है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं। क्लियर है। ऊपर क्या आ जाएगा आर प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा माइनस आर और प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा, यहां से देखो आर से आर कट जाएगा तो V बराबर क्या आया, V बराबर के क्यू, और ऊपर तो आ गया डी बाई 2 कॉस थीटा, और डी बाई 2 कॉस थीटा कितना होगा 2 डी बाई 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा तो डी कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक कॉस से कॉस काट दूं, बहुत बढ़िया। कई तो सोच रहे होंगे कि ये तो बीमारी कट गई, कट गया, अरे नहीं कटा भाई, माइनस में है। तो मैं V बराबर ये लिख सकता हूं के क्यू डी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी एग्जैक्ट आंसर जो हमको लाना था नहीं आया है, और सॉल्व करना पड़ेगा, तो और उधर से मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया होगा। देखो इधर से भी मैं इसको मिटा देता हूं, ये अब समझेंगे कि आगे इसमें और क्या करना है हमको। मुझे याद नहीं दिलाना पड़े कि Q इंटू डी बराबर होता है P।
Q इंटू डी बराबर क्या होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ P, तो ये क्या आ जाएगा V बराबर KP कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। कई सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया भाई, ये आया है चैप्टर नंबर 1 में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नाम का एक टॉपिक था, और जब हमने द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो वहां पे भी इसका काम पड़ा था, और उसका आंसर भी कुछ ऐसा ही आया था, KP और 2KP, याद होगा। आंसर तो वैसे यही है, बट इसमें एक कंडीशन लगा दो। कंडीशन ये है कि यदि R का मान बहुत बहुत बड़ा हो D की तुलना में हो, तो R का मान D से बहुत बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में देखो D का स्क्वायर भी है, तो D का मान वैसे ही छोटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, तो R की तुलना में इसको क्या मान सकते हैं, नगण्य, और नगण्य मान के 0 मान लो, छोड़ दो इसको। तो V बराबर क्या आ जाएगा, KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर आ चुका है, एक बार देख लें, ढंग से इसको समझ लें। अब हम चलते हैं कि ये तो किसी तिर्यक बिंदु पर आंसर है, बट हमको अक्ष और निरक्ष पे निकालना हो तो चलो उसका भी कुछ सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखो ये द्विध्रुव है, चलो यहां बता देता हूं, ये द्विध्रुव है, ये है, नोट डाल के लिखना। पहला पॉइंट, अक्ष पर अगर हमको निकालना हो, भाई अक्ष और निरक्ष इसलिए तो नहीं निकाला क्योंकि इस फॉर्मूले से निकल जाएगा सीधा। अगर अक्ष पर है तो इधर तो चार्ज होता है -Q और इधर चार्ज होता है +Q, बीच में मध्य बिंदु O, और यहां से ऐसे हम थीटा लेते हैं। लेकिन अक्ष पर जब हम लेंगे तो ये +Q चार्ज है, इस अक्ष ये होता है। जब हम यहां लेंगे, कहीं P बिंदु यहां पर लिया जाएगा, यहां पे कौन थीटा है, और पास में आएंगे तो थीटा घट जाएगा, और पास में आएंगे तो थीटा और घटेगा। अगर ये बिंदु बिल्कुल यहां ले लिया जाए तो थीटा की जगह पे मैं सीधा ही क्या ले लूं, 0। थीटा का मान 0 लिख के अक्ष पे विभव आ जाएगा। तो देखो अक्ष के लिए थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा, 0, और विभव कितना आएगा, V अक्ष पर विभव कितना आएगा, V अक्ष बराबर KP cos 0 बटे में R स्क्वायर, और V अक्ष बराबर KP cos 0 का मान 1 अपॉन में R स्क्वायर। तो अक्ष पे विभव कितना आ गया, समझ में आ गई बात। अगर हमको निरक्ष पे निकालना हो, दूसरा, अगर हमको निरक्ष पर निकालना हो, निरक्ष पर विभव निकालना हो, तो निरक्ष पर विभव निकालने का भी सीधा तरीका है। ये द्विध्रुव है, यहां पे -Q चार्ज और यहां पे +Q चार्ज, ये इसका मध्य बिंदु है O। निरक्ष कहाँ होता है, ये वाला निरक्ष होता है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, तो P बिंदु हमको इस रेखा पे लेना पड़ेगा। इस पे लेंगे तो ये x अक्ष के साथ कितने कोण पे आ गया, 90 डिग्री पे। तो थीटा का मान क्या लिख दो निरक्ष के लिए, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री लिखोगे तो V निरक्ष कितना आ जाएगा, बराबर KP cos 90 अपॉन में R स्क्वायर। मुझे बताओ cos 90 क्या होता है, 0 होता है ना, तो बराबर 0। तो निरक्ष पे विभव हमेशा, द्विध्रुव के निरक्ष पे विभव हमेशा 0 होता है, और अक्ष पर विभव कितना होता है, KP अपॉन R स्क्वायर। इसको एक बार नोट करो, और इसी में एक चीज और बताता हूं कि निरक्ष पे विभव 0 क्यों होता है। ऐसी भाई विद्युत क्षेत्र तो 0 नहीं होता निरक्ष पे, तो फिर विभव 0 क्यों होता है, इसका एक रीजन बताता हूं, नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लो एक बार, कारण बताते हैं। देखो कारण समझो भाई, कि ये द्विध्रुव है, -Q +Q, और ये इसका निरक्ष है इसके मध्य बिंदु से। मतलब ये वाली दूरी अगर d/2 है तो ये वाली दूरी भी d/2 है। निरक्ष पे ये है, कहीं भी निरक्ष पे मैं एक बिंदु ले लूं, ये ले लिया, इस पर मुझे नेट विभव निकालना है तो 0 आएगा। कैसे आएगा, देखो इसके कारण विभव और इसके कारण विभव जुड़ के टोटल विभव बनेगा यहाँ पे। क्लियर। ये वाली दूरी में ले लेता हूं R1 और ये वाली दूरी में ले लेता हूं R2। R1 R2 ले ली। चलो मुझे बताओ R1 R2 का मान कितना आएगा। इस दूरी को मैं स्मॉल r ले लेता हूं,
तो R1 और R2 ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो R1 का मान R2 के बराबर आ जाएगा। कर्ण है ना ये, कितना R² प्लस D²/4, ये दूरी इसके बराबर आ जाएगी, मतलब R1 बराबर आ जाएगी किसके, R2 के, और कुल विभव इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, तो V बराबर कितना, V बराबर होगा V1 प्लस V2, और V बराबर इसकी वजह से जो विभव है V1 कितना होगा K माइनस Q अपॉन में R1, और इसकी वजह से K Q अपॉन में R2, R1 R2 बराबर है, और ये माइनस का ये प्लस का, V बराबर माइनस KQ अपॉन में R1, और इसका प्लस KQ अपॉन में R1 R2 के बराबर, तो R1 लिख दो, और ये दोनों कट गए, बराबर में क्या आई 0। इस तरह विभव 0 हो जाएगा, द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव हो जाएगा 0। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस पूरे टॉपिक को नोट कर लें, और ये अच्छा टॉपिक है, कंप्लीट ये पूछा भी जाता है कभी कभी, बड़ा क्वेश्चन इसका आ जाता है और इसको कंप्लीट पूछ लेता है, तो इसको ढंग से नोट कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो, वैसे मैंने इसको पूरा समझा दिया है। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विभव निकालने का एक सीधा सा तरीका बताता हूँ। देखो, वैसे तुम डायरेक्ट ही पता चल गया होगा, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। अब यहाँ पे और यहाँ पे आवेश समान है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मतलब इनको मिलाने वाली रेखा के किसी न किसी बिंदु पर तो विभव 0 होगा, और ये दोनों अगर आवेश समान है तो जस्ट बीच में होगा, और जस्ट बीच वाला बिंदु निरक्ष पे आता है, नहीं आता, निरक्ष पे आता है, और निरक्ष पे आने वाले प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है 0। तो ये चीज और एक बार नोट कर लेना। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसका आगे भी काम पड़ने वाला है। क्वेश्चन ये है कि 2 कूलाम आवेश को, ये 2 कूलाम है यहाँ पे, 2 कूलाम आवेश को द्विध्रुव के निरक्ष पर A से B तक विस्थापित करने में कितना कार्य हमको करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। अब देखो, ये निरक्ष है, ये निरक्ष है, 90 डिग्री पे होता है। यहां से A बिंदु से आवेश को B बिंदु तक लेके जाना है, यहां तक निरक्ष पे चल रहे हूं, और 2 कूलाम आवेश को यहां से यहां तक पहुंचाना है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य। देखो, यहां से यहां तक जाने में कार्य तो करना पड़ेगा, बिना कार्य के तो विस्थापित होगा नहीं है, बट विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य हम निकालने के लिए विभवांतर का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, अंतिम बिंदु B है, तो B माइनस VA बराबर W अपॉन में Q0, और Q0 बराबर कितना है 2 कूलम। यहां देखो, यहां इस जगह पे और इस जगह पे, दोनों जगह ही विभव कितना होता है 0, तो यहां पे कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 बराबर W अपॉन में Q0। 0 में 0 गया तो 0, W अपॉन Q0, तो W बराबर 0 इंटू Q0, और 0 से गुणा करेंगे तो W बराबर 0। तो कुल मिला के ये है कि द्विध्रुव के निरक्ष पर आवेश को विस्थापित करने में किसी भी प्रकार का कोई कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध नहीं करना पड़ेगा हमको। ध्यान रखें, यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क हमको करना पड़ेगा, बट विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई काम हमको नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ, देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, समझो इसको। इसका नाम क्या है, समविभव पृष्ठ। सम मतलब समान, और विभव माने विभव, और समान विभव का क्या पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो या समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, किसी आवेश के चारों ओर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब सुनो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ किस तरीके से होता है और कैसे बनाया जाता है और क्या इसका यूज है वो सुनो। सबसे पहले मैं बना रहा हूं, डेफिनेशन लिखी दी है। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा। दूसरा है रेखीय आवेश, रेखीय आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, ये दो समझ लो। परत के लिए बताता हूं तीसरा। फिर बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनता है गोलाकार,
कैसा बनता है? गोलाकार। क्यों बनता है इसको समझो। कैसे बनेगा? ये मान के चलो कोई यहां पे एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश है माना कि +q। अगर मैं यहां एक गोला बनाऊं इस तरीके से कि इस बिंदु आवेश को उस गोले का केंद्र मान लिया जाए, तो इस गोले को कहीं से भी मैं मिलाऊं, कहीं से भी मिलाऊं, ये इसकी त्रिज्या होगी R। अच्छा, ये +q आवेश है तो इसकी वजह से इस जगह पर विभव कितना होगा? KQ अपॉन में R। इसकी वजह से यहां पर विभव कितना होगा? KQ अपॉन में R। और इसकी वजह से यहां पे भी विभव कितना होगा? KQ अपॉन R। चाहे मैं यहां से मिला लूं, चाहे यहां से मिला लूं, और कहीं से भी मिलाऊं, प्रत्येक दूरी समान आएगी R। और यहां पे विभव KQ अपॉन R, यहां पे विभव KQ अपॉन R, यहां पे विभव KQ अपॉन R। किसी भी बिंदु पे अगर मैं मिलाऊं तो विभव KQ अपॉन R ही आएगा। तो ये एक ऐसा पृष्ठ है, यह एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा है? एक समान। इसी कारण इसे समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। किसका समविभव पृष्ठ? बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा होता है? गोलाकार। अब सुनो, मान के चलो ये बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ +q चार्ज है, इसके चारों तरफ में एक गोला ऐसे बना दूं तो बताओ इसको समविभव पृष्ठ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। एक गोला ऐसा बना दूं तो मैं इसको समविभव पृष्ठ कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। एक गोला ऐसे बना दूं, इसको भी मैं समविभव पृष्ठ कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। यहां पे 3 अलग अलग समविभव पृष्ठ हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये सभी समविभव पृष्ठ हैं और सभी संकेंद्रीय गोले होंगे। सभी क्या होंगे? संकेंद्रीय गोले। और इन सब का केंद्र होगा वो बिंदु आवेश। अब आते हैं हम रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ। तो तुम इसको सबसे पहले हेडिंग डालना समविभव पृष्ठ, इसकी परिभाषा लिखना, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर नंबर 1 बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, फिर इसमें लिखना बिंदु आवेश के लिए गोलाकार समविभव पृष्ठ बनता है जिसका केंद्र बिंदु आवेश होता है, और उसमें ये डायग्राम बना देना और ये भी बना देना। अब आते हैं रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ। तो पहला ये, दूसरा ये। रेखीय आवेश के लिए देखो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेखीय आवेश फैला हुआ है। क्लियर है? अब यदि सोच के देखो, इसके लिए गाउसीय पृष्ठ जैसा बना था ना, सेम टू सेम क्या बनेगा? जैसे गाउसीय पृष्ठ होता है वैसा ही समविभव पृष्ठ होता है, सेम टू सेम। तो इसका गाउसीय पृष्ठ कैसे बना था? बेलनाकार, ऐसे, यहां से इस तरीके से। तो सेम यही इसका क्या है? समविभव पृष्ठ। कैसे भाई? देखो यहां से लेके आवेश यहां वितरित है। अब मैं इससे इधर जाऊंगा तो ये इसकी त्रिज्या, चाहे इधर जाऊं ये इसकी त्रिज्या, कहीं से भी कहीं तक मैं पहुंचूं तो हमेशा कितनी दूरी चलना पड़ेगा? R। तो इसलिए ये किसकी तरह काम करेगा? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसका समविभव पृष्ठ? रेखीय आवेश का। तो रेखीय आवेश के समविभव पृष्ठ में लिखना, रेखीय आवेश का समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। और बेलनाकार में ये डायग्राम बना देना। फिर इसके बाद एक से ज्यादा समविभव पृष्ठ अगर बनाने पड़े, मान के चलो ये कोई रेखीय आवेश है और इसके समविभव पृष्ठ हमको बनाने, तो एक कम त्रिज्या का बेलन बना दो, ज्यादा त्रिज्या का भी बेलन हम बना सकते हैं, ये भी समविभव पृष्ठ है, और ज्यादा त्रिज्या का भी बेलन हम बना सकते हैं, तो ये भी क्या है? इसका समविभव पृष्ठ। तो ऐसे करके यहां पे भी 3 समविभव पृष्ठ हैं, 1, 2 और ये 3। तो ये सब किसके समविभव पृष्ठ है? रेखीय आवेश के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा, और ये है परत का समविभव पृष्ठ। परत का समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखो, एक मैं आवेशित परत ले लूं ऐसे, ये मैंने आवेशित परत ले ली, इसका मुझे समविभव पृष्ठ बनाना है। तो देखो इससे कुछ दूरी पर, दूरी कितनी भी हो सकती है, चलो मैं यहां से ऐसे लाइन आगे बढ़ा देता हूं जिससे हम कितने ही समविभव पृष्ठ इस पर बना सकते हैं, जितने हमको जरूरत है उतने समविभव पृष्ठ बना सकते हैं। इसका गाउसीय पृष्ठ कैसा बना था याद है? इसका गाउसीय पृष्ठ, एक परत का गाउसीय पृष्ठ
दूसरी परत थी, तो ऐसे ही इसका समविभव पृष्ठ बनेगा। यहां पे चलो मैं डॉटेड लाइन से ही बना देता हूं। ये समविभव पृष्ठ बन गया नंबर 1। अगर हम थोड़ी दूरी पे और बनाएं तो यहां पर भी बना सकते हैं। ये समविभव पृष्ठ 2, ऐसे 3, 4, 5 कितने ही समविभव पृष्ठ बना सकते हैं। तो ये सभी समविभव पृष्ठ हैं किसके लिए? रेखीय आवेश के लिए। ये सब समविभव पृष्ठ हैं किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। और ये सभी समविभव पृष्ठ हैं किसके लिए? परत के लिए। ये क्या है? समविभव पृष्ठ। क्लियर है? तो समविभव पृष्ठ ये था। अब समविभव पृष्ठ पर बेस्ड सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि समविभव पृष्ठ के कुछ गुण, समविभव पृष्ठ के इंपॉर्टेंट गुण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बातें समविभव पृष्ठ के लिए हमको याद रखनी है। इसको उतार लो एक बार। तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा लिखने के बाद तीनों बिंदु आवेश, परत और तीसरा रेखीय आवेश, इन तीनों के लिए समविभव पृष्ठ का निर्माण कर लो। एक कर लो और एक से ज्यादा भी हम कर सकते हैं। अब देखो समविभव, अगला टॉपिक है इसी में समविभव पृष्ठ के गुण। और इसका सबसे पहला गुण है नंबर 1, इसके प्रत्येक बिंदु पर, इनको ढंग से नोट कर लेना, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। भाई समविभव पृष्ठ है तो ये तो होगा ही, अदरवाइज तो फिर मतलब ही नहीं। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है? एक समान। ये इसका पहला गुण है। दूसरा लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। कैसे? समझो। बिंदु आवेश किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, बट बिंदु आवेश के लिए मैं निकाल के बता देता हूं। ये बिंदु आवेश है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इसका समविभव पृष्ठ एक गोला होगा, इस तरीके से गोला बन गया। ये क्या है? समविभव पृष्ठ। अब इसकी वजह से बल रेखाएं कैसे बनेंगी? ऐसे, इस तरीके से बल रेखाएं बनती हैं बिंदु आवेश के लिए। तो बल रेखाओं की दिशा में ही हमेशा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इधर है। तो देखो यहां पे अगर मैं स्पर्श रेखा बनाऊं, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, स्पर्श रेखा बनाऊं तो इसके बीच में 90 डिग्री कोण आएगा। यहां पे अगर मैं स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो यहां पे भी 90 डिग्री, और यहां पे अगर स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो यहां पर भी 90 डिग्री। तो ये स्पर्श रेखा तो समविभव पृष्ठ को शो कर रही है, और ये बल रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त कर रही है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत। तो 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट सुनो, समविभव पृष्ठ पर आवेश को, समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे? 2 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। तीसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। अब अगर ये तो इसके गुण में है, पेपर में यहां लिख दे सिद्ध करो, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो समविभव पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है, सिद्ध करो। इस बात को सिद्ध करवा ले। तो कैसे सिद्ध करोगे? देखो, ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के लिए करना आसान रहेगा। ये बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया? समविभव पृष्ठ बना दिया।
अब इस पे कोई दो बिंदु ले लो, एक बिंदु ले लिया मैंने ए और दूसरा बिंदु मैंने ले लिया बी, ठीक है। समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब ए बिंदु का विभव बी बिंदु के विभव के बराबर होगा, ए बिंदु पर विभव बी बिंदु पर विभव के समान होगा क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। अब मैं एक आवेश को यहां से उठा के यहां तक ले जाना चाहता हूं, तो यहां से उठा के मैं यहां तक क्यू आवेश को लेके जा रहा हूं, मान के चलो। तो देखो, तो तुमको क्या करना है, ये पॉइंट लिखने के बाद टोटल 5 पॉइंट है इसमें, ये पांचों के पांचों पॉइंट हो जाएंगे, तो इसको क्वेश्चन बना के लिख देना न्यूमेरिकल कि सिद्ध करो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है। कैसे निकालें, बी अंतिम बिंदु बी, बी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है। अब बी ए और बी बी दोनों का मान बराबर है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आएगी, जीरो, जीरो बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर जीरो। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जीरो होता है, शून्य होता है, यानी कि कोई कार्य हमको नहीं करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध नहीं करना पड़ेगा, यांत्रिक कार्य तो होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल भी हो गया साथ साथ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, वो टॉपिक नंबर चौथा पॉइंट इसमें, और चौथा पॉइंट देखो, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते भाई, ये भी सिद्ध करो, चलो करते हैं। ये बिंदु आवेश है, सभी में बिंदु आवेश के लिए करूंगा, इसी से समझ में आ जाएगा। बिंदु आवेश ले लिया, अगर मैं यहां पे एक समविभव पृष्ठ ये बन गया, दूसरा समविभव पृष्ठ ये बन गया, ऐसे ही तो बनाए थे हमने, इनके बीच में बराबर गैप रहेगा। अगर मैं एक ऐसी कंडीशन लूं कि जिसमें बराबर गैप ना हो, जैसे देखो बराबर गैप ना हो तो एक दूसरे को काट सकते हैं। ये बिंदु आवेश है, एक मैंने समविभव पृष्ठ यहां पे बना दिया ऐसे, और दूसरा समविभव पृष्ठ मैं ऐसे बना देता हूं। तो देखो, ये समविभव पृष्ठ अगर है तो एक दूसरे को काट रहे, क्या ये है, इस चीज को चेक करेंगे। यहां पे दो समविभव पृष्ठ, दो पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं। अब हमको उल्टा सिद्ध कर लो, दो पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं तो क्या ये समविभव पृष्ठ होंगे, तो इसका जवाब है नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कारण सुनो। जो ये फर्स्ट और ये सेकंड दो पृष्ठ है, फर्स्ट वाला एक वृत्ताकार शेप में है और जिसकी चारों तरफ त्रिज्याएं समान हैं, और चारों तरफ त्रिज्याएं समान है तो विभव भी समान होगा। अब अंदर वाले की मैं बात करूं, सेकंड वाले की मैं बात करूं, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले की बात करूं तो इसकी ये वाली त्रिज्या तो इतनी है और ये वाली इतनी है। वैसे भी दिख रहा है कि दीर्घवृत्ताकार है, और ये दीर्घवृत्ताकार है तो इसमें एक दीर्घ त्रिज्या होगी, एक लघु त्रिज्या। अगर मान के चलो ये 2r है और ये r है, मतलब अलग अलग लेना है, तो ये अलग अलग हुई, एक r एक 2r। तो यहां पर इस आवेश प्लस क्यू आवेश है, इसकी वजह से यहां पर विभव कितना होगा, kq अपॉन में 2r, और इसकी वजह से यहां पर विभव कितना होगा, kq अपॉन में r। तो मुझे बताओ, क्या ये वाला विभव इस वाले विभव के समान है? नहीं है, और नहीं है तो ये बिंदु और ये बिंदु जिस पृष्ठ पर आ रहे हैं वो समविभव पृष्ठ नहीं है, क्योंकि यहां और यहां विभव समान होता। अगर ये समविभव पृष्ठ होता तो यहां पे 2r है तो यहां पे भी क्या आता, 2r। समझ गए क्यों नहीं काटेंगे एक दूसरे को। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 और लास्ट, और इसको सिर्फ याद रख लो, ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं। पांचवा पॉइंट यह है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। ये 5 पॉइंट थे। इन 5 पॉइंट्स में कौन से का न्यूमेरिकल कराया था मैंने, इसका हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, इसका न्यूमेरिकल करने के बाद
विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। इसका भी न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। चलो देखो, मैंने क्वेश्चन लिया है कि सिद्ध करो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो, ये बिंदु आवेश है, इसका एक समविभव पृष्ठ बना लिया। हालांकि थ्योरेटिकली हमने प्रूव कर दिया था, बट अभी हमको न्यूमेरिकली इसको कंप्लीट डेरिवेशन के साथ बताना है कि ऐसा है। यहाँ पे डायरेक्शन है ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। अब देखो, यहाँ पे मैंने कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पे बिंदु लेने के बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ये वो पॉइंट है जहाँ से गुजर रही है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ठीक है। ये वाला बिंदु है ए और ये वाला बिंदु है बी। अब ए से बी तक मैं किसी आवेश को विस्थापित करता हूँ, यहाँ से आवेश को विस्थापित करता हूँ, माना कि Q0 आवेश को मैं ए से बी तक ला रहा हूँ। तो VB माइनस VA बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q0, W अपॉन में Q0। क्लियर? अब सुनो, ये W अपॉन में Q0 आएगा, यहां से चूंकि VA माइनस VB बराबर होता है 0, ये दोनों बराबर होंगे समविभव पृष्ठ पर 0, तो W बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो W बराबर 0 आ गया। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण होता है, लंबवत होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो देखो, जब मैं इसको विस्थापित कर रहा हूं, जब मैं आवेश को विस्थापित कर रहा हूं, तो इधर तो है ई वेक्टर और आवेश यहां से यहां तक विस्थापित होकर आएगा। जब इस पॉइंट पे आएगा तो उसका विस्थापन की दिशा कौन सी होगी, ये होगी, जिसको मैं मान लेता हूं आर वेक्टर। विस्थापन की दिशा आर वेक्टर मान ली मैंने। जब यहां से वो नीचे की तरफ आएगा तो इस पॉइंट पर उसके विस्थापन की दिशा ये होगी आर वेक्टर, ठीक। अब सुनो, यहां पे जब Q0 होगा तो डायरेक्ट विस्थापन इधर होगा उसका। चूंकि कार्य कैसे निकालते हैं, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ऐसे कार्य निकलता है। यहां पे एक चीज देखना गौर से, बल इंटू विस्थापन। अब जो बल है, बल कितना लगेगा इस पर बताओ। इस Q0 पर बल F बराबर फॉर्मूला होता है QE, तो मैं F वेक्टर बराबर क्या लिख सकता हूं, QE वेक्टर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, Q0 इंटू Q0 आएगा, Q0 E वेक्टर डॉट R वेक्टर, ये आ गया। अब चूंकि W बराबर क्या है, 0, तो W की जगह 0 लिखो, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, Q0 इंटू ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। क्लियर है, ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो Q0 0 में गया भाई, Q0 इसके नीचे 0 में चला जाएगा, क्या आया, ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर 0, ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर 0। इसका डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो क्या आ जाएगा, ई आर कॉस थीटा बराबर 0। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ई और आर तो 0 होंगे नहीं, तो कॉस थीटा बराबर 0। अच्छा, कॉस थीटा में 0 किसका मान होता है, कॉस 90 का। तो कॉस थीटा बराबर में इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस 90। कॉस से कॉस कैंसिल आउट और थीटा बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। बोलो क्लियर है बात। यहां से थीटा पता चल गया 90 डिग्री। अच्छा, थीटा किस किस के बीच का कोण था, थीटा यहां पे देखो किस किस के बीच का कोण था, तो थीटा यहां पे आया था, तो ये कोण है ई वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का। तो जबकि हमसे पूछ क्या रहा है, सिद्ध करो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण निकालना था, और हमने किसके बीच का निकाल दिया, हमने निकाल दिया विस्थापन और विद्युत क्षेत्र के बीच का। विस्थापन की जगह पे हमको निकालना है समविभव पृष्ठ। अब सुनो, जब हम इसको यहां से लेकर यहां तक लाए, यहां से यहां तक लाए, तो हम इसका विस्थापन किसके ऊपर करा रहे थे, समविभव पृष्ठ के ऊपर ही तो इसको लेके आ रहे। तो विस्थापन की दिशा समविभव पृष्ठ ही तो है। तो एक्चुअल में ये जो कोण है ना, वो किसके बीच में आया है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कोण आया है, जो कि कितना होता है, 90 डिग्री। ये हमने सिद्ध कर दिया है।
तो इसको एक बार नोट कर लें इस सवाल को। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव के बीच में संबंध। मैं उसको इसी वीडियो में कराने वाला था, बट आज का वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है, वो 1 घंटे का पूरा लेक्चर है, तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, उसको कल की वीडियो में दे देंगे।